नमस्कार। यूजीसी पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो रूल था, वो वापस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। समाज में जिस तरह की चर्चाएँ हैं और जिस तरह की बात हो रही है, उसमें बहुत कुछ कहा जा रहा है। मायावती का जिस तरह का स्टैंड रहा यूजीसी पे और उसके बाद खासकर जो घूसखोर पंडित पे जितना उनकी सहानुभूति रही ब्राह्मणों के साथ, उन्होंने कहा ब्राह्मणों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये गलत है। इस पूरी बातचीत को किस तरह से समझा जाना चाहिए, किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस पूरी बातचीत पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ अम्बेडकरवादी चिंतक, बहुजन चिंतक गौतम रानी सागर साहब हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत कुछ चल रहा है। एससी समाज भी जो है, वो यूजीसी के रूल्स को पुनः लाने के लिए या उसको वापस ले लिया गया, इस बात को लेके सड़क पे है। इसी बीच चंद्रशेखर को भी सुनना होगा। चंद्रशेखर एक बात कह रहे हैं। चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर कह रहे हैं आपको इस बात पे डाउट है कि जो कमेटी होगी, उसमें एससी होंगे, उसमें ओबीसी होंगे, इसलिए जो है सवर्णों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो हम नहीं पूछ रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप जो है बायस्ड होके कोई निर्णय देंगे वहाँ पे और आपके हम तमाम निर्णयों को स्वीकार कर रहे हैं। चंद्रशेखर की इस बात को सुना जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश के बहुत से जगहों पे सवर्ण या ब्राह्मण बैठ के निर्णय देता है, अग्रणी स्थिति में है, बेहतर स्थिति में हैं, पद सोपान में, तमाम जगहों पे बैठे हुए संस्थानों में, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके द्वारा दिया गया निर्णय को तमाम समाज स्वीकार करता है। आपके दर्शकों का अभिवादन, आपका अभिवादन। जी। तो ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ क्या मायावती जी जिस तरह से ब्राह्मणों को लेके बहुत मुखर हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? और चंद्रशेखर जी की भी इस बात को थोड़ा इंक्लूड करते हुए एक पहले इनिशियल जो है, एक डिपार्चर पॉइंट हम लोग शुरू कर सकें, फिर पूरी बात को फिर खोल पाएँगे। जी। रुपेश जी, जैसा कि आपने कहा कि बहन मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी मुखर हैं, प्रखर हैं, चूँकि वो बिखरी हुई हैं। और जब भी कोई व्यक्ति बिखर जाता है, तो उसमें मुखरता अपने आप आ जाती है, प्रखरता किसी के निर्देश या आदेश पे आ जाती है। बहन मायावती जी ने 2 पात्रों को पूरी तरह से ये यू अभी तक घुसखोर पंडित और यूजीसी प्रकरण पे जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है, 2 काल्पनिक पात्रों का या पौराणिक पात्रों का या की याद दिला दी उन्होंने। पहला, आपने सुना होगा विभीषण अगर नहीं होता, तो मेरे ख्याल से लंका कभी ध्वस्त नहीं होती, लंका ढहती नहीं। अगर प्रहलाद नहीं होता, हिरण्यकश्यप का राज्य कभी छीना न जाता। और उसी तरह अगर बहन मायावती नहीं होती, तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पे नेतृत्व करने के लिए देश में, प्रदेश में, प्रदेशों में और देश में आगे बढ़ रहे थे, अगर बहन मायावती जी नहीं होती तो उनका आज इतना पतन नहीं होता। ये उसी तरह से, ये उसी भूमिका में जिस महिला को पूरी बिखरी है, हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस महिला को इतना भी ज्ञात न हो, घुसखोर पंडित का डायरेक्टर कौन है? नीरज पांडे। घुसखोर पंडित की मेन रोल में कौन है? मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी कौन है? जिसका भाई लिटरल एंट्री के जरिए सेक्रेटरी हो जाता है। तो जिस लेडी को इतना भी एहसास ना हो ये सरकार की इतनी बड़ी साजिश है, सरकार जब भी कोई बड़े घोटाले करना चाहती है या देश के खिलाफ बाहरी ताकतों के किसी एक्शन को दबाना चाहती है, तब वो इस तरह के विवादित मुद्दे लाती है ताकि देश में वो मुद्दा ढक जाए जो उनकी कलई खोलता है, उनकी कमजोरी को उजागर करता है, उनके कमजोर नेतृत्व को उजागर करता है। अदरवाइज मायावती कौन होती? वो सेंसर बोर्ड में पहले जाता है, सेंसर्ड हो जाता है। सेंसर बोर्ड के पहले तो मूवी चलती नहीं ना। तो बहन मायावती जी को यही लगता है, वो प्रहलाद बनने की कोशिश कर रही है, पौराणिक पात्र का प्रहलाद बनने की कोशिश कर रही है और विभीषण बनने की कोशिश कर रही है। या कोशिश क्या कर रही है, तो बन चुकी है। चूंकि उनको गलतफहमी ये हो गई है कि वो देवी हो सकती है,
और हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि जब देवी होंगी तो जब तक ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण की देवी बना ही नहीं सकता, ब्राह्मण के अलावा देवी कौन बना पाएगा? हुँ, और हुँ, हुँ, आज तक अगर हमें नहीं समझ में आया कि हुँ, अगर आप कल्पना हुँ, करिए, हुँ, मूर्तियाँ आशीर्वाद देती हुँ, या लक्ष्मी धन देती, तो कोई हुँ, मूर्ति बेच रहा होगा क्या? हुँ, हुँ, मूर्तियाँ अगर आशीर्वाद देती और लक्ष्मी की मूर्ति अगर धन दे रही होती, तो हुँ, आज तक हुँ, कोई मूर्ति बेचता क्या? मूर्तिकार कभी मूर्ति बेचता? नहीं हुँ, बेचता। हुँ, हुँ, तो बहन मायावती जी को नई देवी बनने का भूत सवार है और इस जी। दिशा में वो आगे बढ़ तो रही है, इसलिए तो जी, ये हम कह रहे थे कि बहन मायावती जी को गलतफ़हमी हो गई है और उन्होंने मुझे लगता है कि इस देश में कोई हुँ, ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत निकृष्ट किस्म का व्यक्ति होगा, तो अपने फावड़े से अपनी कब्र खोद के जाएगा। जब उसको ये विश्वास हो जाए कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी कोई कब्र नहीं खोद पाएगा, गड्ढा रहेगा जी, तो शायद उसमें फेंक देंगे, तो वो फावड़े हुँ, से कब्र खोदता है। हुँ, लेकिन बहन हुँ, मायावती जी मुझे लगता है नाखून से अपनी कब्र खोद रही हैं। जी, बार-बार हम जी, ये कह रहे हैं, नाखून से जी, अपना कब्र हुँ। बार-बार हम मैं कह रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है, थोड़ा-सा मायावती जी से आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक दलितों के नेतृत्व की बात है, दलितों के लीडरशिप की बात है, उत्तर प्रदेश को खासकर ध्यान में रख के अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर से एक तरह से देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण का कई बार स्टैंड ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। जैसे मैंने चर्चा किया, उन्होंने इस बार कम से कम यूजीसी के मामले में जिस तरह का स्टैंड चंद्रशेखर रावण का है, वो बहुत अद्भुत है। उसको उनके तमाम बातों पे आप पॉलिटिकल कमेंट्री कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की उन्होंने बात कही है यूजीसी को लेके और जिस तरह से वो लगातार मुखर हैं तमाम संस्थानों में, तमाम चैनल्स पे, तमाम मीडिया के मंच पे और वो बार-बार कह रहे हैं कि अगर आपके नेतृत्व को हम बिना बायस्ड हुए एक्सेप्ट करते हैं, तो आप हमारे निर्णयों को, हमारे नेतृत्व को बिना बायस्ड हुए एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? इस पे क्या है मोटा-मोटा आपका टेक? इसको थोड़ा समझना देखिए, चाहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लॉजिक और रेशनलिज्म प्रस्तुत किया है चंद्रशेखर रावण ने, उससे हम अपने आप को संबद्ध करते हैं। इसलिए संबद्ध करते हैं, जब कोई ये कहे सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हुँ, चूँकि जो कमेटी बन रही है वो भी गलत है, कि जो भी कमेटी बन रही है उसमें केवल शेड्यूल कास्ट ओबीसी के मेंबर्स ही रहेंगे, वही हुँ, फाइंडिंग्स लेके आएँगे कि गलती है कि नहीं है। तो हुँ, उनके रहते हुए मुझे लगता है कि जो अन्यायी है, जो हुँ, पहले हमने वर्ड यूज़ किया था नरभक्षी है, जो हुँ, वर्ड हमने यूज़ किया था, जो अन्यायी है उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, अन्याय हो जाएगा। इसका हुँ, मतलब हुँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग ये बता रहे हैं कि चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण हुँ, के अलावा किसी को न्याय मैं दे ही नहीं सकता। वो अपने हुँ, चरित्र को पूरी तरह से पंजीकृत कर रहे हैं। हुँ, हुँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी पे आप अंगुली उठाओगे, कि एक हुँ, अंगुली उठाओगे, 10 अंगुलियाँ आप पे उठेगी, तो इसका मतलब हुँ, आप ये बताना चाह रहे हो कि जो अभी यूजीसी प्रकरण में आपने स्टे दिया है, वो स्टे का हुँ, ग्राउंड आपका कोई जुडिशियल माइंड एप्लीकेशन नहीं था, वो स्टे का माइंड आपका नस्लीय चरित्र था। हुँ, अदरवाइज आप ये बताइए, जब ईडब्ल्यूएस आया था जिसको हम सुदामा कोटा कहते हैं, तो सुदामा हुँ, कोटा में ये कहा गया आर्थिक तौर पे जो विपन्न होगा, हुँ, वो केवल सवर्ण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, सवर्ण होना हुँ, चाहिए। हुँ, जातिवाद वहां, और जब जातिवाद वहां था, वहां आपको जातिवाद नहीं दिखा, वहां कोई हुँ, आपको कमजोरी नहीं दिखी, क्योंकि वहां बैठ करके सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके आप नस्लवाद की हिफाजत कर रहे हैं और ये देश के संविधान के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर ने जो ये प्रस्तुत रेशनलिज्म प्रस्तुत किया है, तर्कशास्त्र प्रस्तुत किया है, तर्क विद्या अपनी प्रस्तुत की, वो बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है कि जो भी न्याय के चरित्र पे, न्याय की कुर्सी पे बैठेगा, ब्राह्मणों हुँ, ब्राह्मणों आप उसे हुँ, विश्वास करना सीखो कि वो न्याय कर सकता है। क्योंकि हुँ, चूंकि वो जो अभी तक ब्राह्मण जहां तक बैठा है न्याय के कुर्सी पे, उसने न्याय कभी किया नहीं, तो उसके अपने अंदर के मन का चोर उजागर होता है कि जिस तरह से मैं पक्षपात करता हूं, दूसरे लोग भी बैठेंगे तो शायद वही पक्षपात करेंगे।
इसलिए हुँ, चंद्रशेखर प्रसाद मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ। हुँ, हुँ। एक बात मैं और थोड़ा-सा समझना चाहूँगा, चूँकि आप यूजीसी की लड़ाई जो फिर से जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है, उसको फिर से वापस लाने के लिए आप लोग सड़क पे भी हैं। ये लड़ाई कितनी आगे जाएगी? ये लड़ाई कितनी आगे जाएगी? और आज के डेट में कितनी मजबूती के साथ जो है, वो एससी समाज इसको लेकर खड़ा है, डटा हुआ है? रुपेश जी, इस बार ये जो अहम प्रश्न आपने किया है, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो लड़ाई है, जब तक ये सुदामा सर्टिफिकेट बन रहा, सुदामा सर्टिफिकेट निरस्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलेगा। सुदामा सर्टिफिकेट निरस्त होना चाहिए। कल्पना आप करिए क्या इस देश में हो रहा है कि जो आजकल कट ऑफ लिस्ट आ रही है, कहीं सिलेक्शन अपॉइंटमेंट हो रहा, तो उसमें जो कट ऑफ लिस्ट बन रही है, कट ऑफ लिस्ट में आ रहा है 124 नंबर पाने वाला ओबीसी, वो क्वालिफाई करेगा 124। 118 नंबर पाने वाला शेड्यूल कास्ट का होगा तो वो क्वालिफाई करेगा। 114 नंबर पाने वाला एसटी का होगा, वो क्वालिफाई करेगा। और 108 नंबर पा जाएगा जो जनरल कैटेगरी का है, वो क्वालिफाई कर जाएगा। हुँ, मतलब जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, उनकी कट हुँ, ऑफ लिस्ट हाई जाएगी, और जिनको रिजर्वेशन से बाहर रखा गया, जनरल रखा गया है, उनकी कट ऑफ लिस्ट 108 होगी। और ये कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, वो चाहे 100% मार्क्स ला दें, लेकिन वो जनरल में ट्रीट नहीं किए जाएंगे। मतलब ये हुँ, क्या धोखा। हुँ, इस धोखे से बचने की जरूरत है। इसलिए ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये सुदामा कोटा नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसमें जो बड़ा फ्लॉज है, वो फ्लॉ हुँ, ये है कि आपने देखा होगा कि 2014-15 में करीब 137 लड़कों को जो डीओपीटी की लिस्ट से हट गए थे, वो सिलेक्ट हो गए थे, डीओपीटी की लिस्ट में आ गए थे, और उस लिस्ट से उनको बाहर कर दिया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि इनके माँ बाप की इनकम 6 लाख है, और 6 लाख हुँ, होने की वजह से 6 लाख हुँ, होने की वजह से ये क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन जैसे ही सुदामा कोटा लागू हुआ, ये कहा गया कि अगर ब्राह्मण, अगर हुँ, ठाकुर, हुँ। इनकी माँ बाप की इनकम 8 लाख तक है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर माने जाएंगे। मतलब क्या इस देश के मैं साथ क्या व्यवस्था की बिल्कुल जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में बात बैठे हुए लोगों की दिखता ही नहीं। जी, तो ये मैं तब तक एक चलेगा, पॉलिटिकल सवाल ये आंदोलन। जी, मैं एक पॉलिटिकल सवाल के साथ इस पूरी बातचीत को खत्म करता हूँ। गौतम रणसागर साहब गोरखपुर में हैं, एक होटल से बात कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है बहुत तरह के डिस्टर्बेंस है, किसी तरह से हम लोग ये बातचीत कर पा रहे हैं और तमाम व्यस्तता के बीच किसी कार्यक्रम में गए हुए हैं। मैं एक सवाल आपसे अंतिम सवाल पूछूँगा जो उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें दलित इस बार जिस तरह का 2027 के लिए क्या निर्णय कर सकता है और किस तरह की स्थिति में खड़ा है वो? क्योंकि उसको अपने लीडरशिप से भी जिस तरह की उम्मीद थी, कम से कम यूजीसी के मुद्दे पे मायावती के साथ उसकी एक तरह से बहुत तरह की आस्थाएँ जुड़ी हुई थी। मायावती के साथ उसकी अपनी जो एक खास तरह का अलाइनमेंट जुड़ा हुआ था, उसके बाद मायावती उस स्टैंड पे खड़ी नहीं हो सकी। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो दलित राजनीति है, जो एससी राजनीति है, वो किधर खड़ी होगी, किसके साथ खड़ी होगी? देखिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, वो बार-बार चीख करके इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश कर रही है कि इस देश में जो बड़ा पैमाने पे भ्रष्टाचार है, जो लूट मची है, उस लूट की सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए बीजेपी का फातिया पड़ा जाएगा। और बहन मायावती जी जो बीजेपी के इनडायरेक्टली समर्थन में खड़ी होकर के नए-नए बयान देती हैं, इस समय शेड्यूल कास्ट के लोगों ने और ओबीसी के लोगों ने पूरी तरह से तहैया कर लिया है। जी, गौतम रानीसागर साहब आपने हमें जॉइन किया, इतना महत्वपूर्ण इनसाइट रखा और आगे भी हम इन सारे विषयों पे बात कर सकेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार, जो भी अभिवादन करने के आपके दर्शकों के तरीके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।